देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट। संकल्प विकसित भारत का जोरदार तालियां आप जरूर बजाएं क्योंकि यही करेंगी हौसला अफजाई और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका। जो विकास के इंजन हैं, जिनके पास से भरोसे की रेल चलती है, जिनके बिना किसी भी नीति के पालन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ कीजिए उन कर्मठ कर्मचारियों का स्वागत जिनकी मेहनत से मध्य प्रदेश सज रहा है, संवर रहा है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस मंच पर मौजूद होंगे। मैं चाहूंगी तालियां जरूर बजाएं क्योंकि शिवशेखर शुक्ला जी, निकुंज श्रीवास्तव जी, प्रियंका दास जी बहुत जल्द इस सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े मंथन के लिए तैयार होंगी। और मेरी 2 सहयोगी शिवानी पांडे, सपना शुक्ला, उन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक बेहतरीन, दिलचस्प, सार्थक आपके सामने चर्चा होने जा रही है, इसका हिस्सा बनिएगा। शिवशेखर शुक्ला जी इस वक्त हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर एंड टूरिज्म, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ में निकुंज श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी एंड माइनिंग। तालियां बजाइए भाई, आपकी तालियां हौसला अफजाई करती हैं और बोलने का, बात करने का मन करता है। ये वही कर्मचारी हैं जो आपका प्रदेश चला रहे हैं, तो इससे तालियों में कोई कमी यहाँ नहीं होनी चाहिए। और मिसेस प्रियंका दास जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मध्य प्रदेश एनएचएम मिशन डायरेक्टर वो हैं। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है यहाँ पर, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सवाल शुरू करूं लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और एक ऐड जब मेरी टीवी पर आता है बचपन से लेकर अब तक मैं थम जाती हूं। वो एक राज्य का ऐड है। आप लोगों में से कितने हैं जो मध्य प्रदेश का ऐड देखते रुक जाते, कहीं जाने वाले हो? कितनों ने देखा ऐड? जरा हाथ खड़े कीजिए। हाँ सर, शिवशेखर जी कैसे ऐड बनाते हैं? मैं जरा 1-2 बोल बोलती हूँ उसके। जब मैं छोटी थी तब आता था ये ऐड, वो एक आता था ऐसे करके देखना पड़ता था। सही बोलूंगी सर? बताइएगा। तिल देखो, ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दहाड़ देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। ये अब शिवशेखर शुक्ला जी एक नया लाए हैं, वी आर एमपी वाले। ऑफ कोर्स हमें अपनी धरोहर पर बहुत नाज होना चाहिए। नाज है तो तालियां बजाइए। सपना शुक्ला हूं तो मुझे शुक्ला कहने में थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है ना, आसानी रह रही है। तो शुक्ला जी कैसे, कहां से ये बोल लेकर आते हैं? बाकी राज्य वाले कॉपी चुरा नहीं पाते आप लोगों की? देखिए, एमपी है ही इतना यूनिक और इतना प्रेजेंटेबल, इतना कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर करने को है, इसलिए ऐड बनाने में थोड़ी क्रिएटिविटी तो लगती है। परंतु चूंकि स्टेट ही हमारा इतना महत्वपूर्ण और इतना अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से इतनी सारी चीजों को लिए हुए समाहित किए हुए है, इसलिए वो क्रिएटिविटी भी अपने आप ही बाहर आ जाती है। और यहाँ का जो माहौल है मध्य प्रदेश का, वो बरबस आपको क्रिएटिव होने के लिए मजबूर करता है। तो ये ऐड बनाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बेशक, और बहुत शानदार आपके एड्स होते हैं। निकुंज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, आईआईटी कानपुर से सर आप पास आउट हैं, आईटी एंड माइनिंग की जिम्मेदारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो मैकेनिकल एक्सपर्टीज तो आपके पास है ही, ये मैकेनिकल एक्सपर्टीज आपको डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कितनी मदद करता है? मैं कहना चाहूंगा, मैं एक इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग जो है आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब मुझे लगता है कि हर इंजीनियर की जो स्ट्रेंथ है वो एनालिटिकल एबिलिटी है। और मुझे लगता है कि प्रशासन के हर क्षेत्र में, तकनीकी के हर क्षेत्र में एनालिसिस की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो मुझे लगता है कि वो हमारी सभी इंजीनियर्स जो सिविल सेवा में आते हैं, ये उनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम बस इंतजार ही कर रहे होते हैं कि हम अगला सवाल पूछें, उससे पहले आप लोग जवाब खत्म कर देते हैं। पॉलिटिशियन नहीं है ना, जो अधिकारी होता है वो इतना ही बोलता है बस। आप वेट करेंगे तब तक ये खत्म कर देंगे। प्रियंका जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास में है क्योंकि आप एनएचएम मिशन डायरेक्टर हैं, महिला हैं। महिला का दर्द बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैसे उसको, अब कई सारी जगहों पर, जैसे मैं माइनिंग की बात कर लूं और जगहों पर है, महिलाओं के लिए कैसे काम किया जाएगा? ये मिशन कैसे काम कर रहा है?
देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य पे फोकस करता है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अलग अलग एज कोहॉर्ट और अलग अलग जेंडर कोहॉर्ट पे काम करते हैं। आपने महिला स्पेसिफिक अगर बात पूछी है तो हमारे विभाग में हम लोग 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं। सो वी बिगिन विथ एडोलेसेंट गर्ल्स। हमारा एक कार्यक्रम चलता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें हम टीनेज गर्ल्स के साथ एज काउंसलिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा एक मैटरनल हेल्थ का प्रोग्राम है, जहां पे अगर महिला गर्भधारण करती हैं तो उनका पूरा केयर और उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं। उसके बाद एक पेरी मेनोपॉजल फेज आता है, उसके बारे में भी हम लोग काम करते हैं। फिर जो है मेनोपॉजल फेज पे काम करते हैं, जेरियाट्रिक हेल्थ पे काम करते हैं। सो एक्चुअली ये एम्बिट बहुत बड़ा है। एनएचएम में अगर मैं बात करूं तो ना केवल महिला, प्रत्येक मनुष्य का जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड स्कीम्स, उससे रिलेटेड योजनाएं और उसको प्रिवेंट करने का और हेल्थ प्रमोट करने की स्कीम्स बनी हुई है जो इम्प्लीमेंट होती है। तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आप पर भी, और महिलाओं को जिस तरीके से आप जागरूक कर रही हैं उसके लिए ये काबिल तारीफ है। शिव शेखर शुक्ला जी, एक एड है हमारे पास टूरिज्म का ही जुड़ा हुआ, हम चाहेंगे एक बार दर्शक को देख लें। वो एड प्लीज चलाइए एक बार। अरे पूरा एमपी देखन को एक जन्म से कम न चले, बार बार जन्म लेना पड़े। हमारी कहानी सुनाए? रे धिन धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन धिनक धिन। रे पहले जन्म में हम टाइगर बन के पेच देखे, पहले जन्म में हम टाइगर बन के पेच देखे। दूसरे जन्म में लंगड़ बन के पन्ना, फिर तितली बन के बांधवगढ़ भी देख लिया पूरा, पर पूरा एमपी देख न पाया, रह गया काम अधूरा। चौथे जन्म में भीम बेटका कैसे देखा? चींटी बन के भीम बेटका, चींटी बन के, चातक बन के सब उड़ा देखा, मोर बन के खजुराहो देखा, रे उड़न की लहरी बन के मैंने। ये शिव शेखर शुक्ला जी की क्रिएटिविटी है जो आप देख रहे थे। एनिमेशन को जोड़ा है, वहां पर संस्कृति को जोड़ा हुआ है। मतलब एक आईआईटी कानपुर से ये भी पास आउट है। सोचिए आप, एक आईआईटीएन का दिमाग क्रिएटिविटी में, संस्कृति को जोड़ने में, और उसके जरिए आपने टूरिज्म का ऐड बना दिया। सर जी देखिए, इस ऐड में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई है, क्योंकि टीवीसीज जो होते हैं बड़े कम समय में और इफेक्टिव होने चाहिए, तो इसमें क्रिएटिविटी के कई सारे एंगल्स हैं। आप देखेंगे इसमें पूरी गोंड पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे प्रदेश की पहचान है। गोंड ट्राइब्स, जो गोंडवाना लैंड जिसको हम जानते हैं, वहां के रहने वाले सबसे पहले जो हमारे पूर्वज वो मध्य प्रदेश के ही थे, और वो गोंड पेंटिंग आज भी यहाँ प्रेवलेंट है। साथ ही साथ हमने अपनी डेस्टिनेशंस को भी बहुत सटल तरीके से और अच्छे तरीके से उसमें प्रेजेंट किया है। तो हम कोई भी ऐड बनाते हैं तो हमारी टीम्स उसमें पहले काफी रिसर्च करती हैं, और बहुत बार उसमें एक्सरसाइज करने के बाद, टेक रीटेक और कई बार कैंसिल करने के बाद में इस स्टेज पे पहुंचते हैं, तभी आपको इतना पसंद आ रहा है। ये आप एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट भी धीरे धीरे बन रहे हैं सर। ये पर्यटन बहुत कुछ सिखा रहा है। बिल्कुल, यही अच्छी बात है ना, आप इस उम्र में भी सीख रहे हैं, बहुत सारे युवा बैठे हैं, हम खुद सीख रहे हैं इन शुक्ला जी से, ये शुक्ला जी सीख रहे हैं कि चलिए कुछ इस उम्र में भी सीख लिया जाए। लेकिन आईटी वालों की जरूरत पड़ेगी आपको, निकुंज जी की बहुत जरूरत पड़ती होगी, कैसे मदद करते हैं ये? इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ही इज द टेक्नोलॉजी मैन, सो ही गिव्स मी ऑल द टेक्नोलॉजी, तो ही इज एट द फोरफ्रंट। मैं आज जो भी करूंगा, पुरानी संस्कृति को, हमारी डेस्टिनेशंस को जैसे भी आज के माहौल में शोकेस करना है, वो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। और मध्य प्रदेश टूरिज्म इसीलिए टेक्नोलॉजी को सामने रख करके काम करता है, और टेक्नोलॉजी को अच्छे माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। और निकुंज भाई हमारे पूरे प्रदेश में आईटी का बीड़ा लेकर के आगे चल रहे हैं, तो नेचुरली हमारे कैसे प्रमोट करते हैं इसको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आप डिजिटल वर्ल्ड में है, पैसा लेने से देने तक, आज पापा से पॉकेट मनी मांगो तो भी फोन पे ही देते हैं, छोड़ दीजिए वो जमाना 400-500 जेब में दे दे। आपने आई थिंक बहुत सटीक बात कही है। आज के दिन जो आईटी डिपार्टमेंट है वो प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हो गया है, क्योंकि हर जो आईटी का 2 ऑब्जेक्टिव होता है जो हमारे विभाग का है। नंबर 1 ये है कि प्रदेश में आईटी और आईटीएस के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, और जिससे लोगों को रोजगार मिले,
तो उस क्षेत्र में प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हम लोग रिसेंटली हमारी आईटी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई है 2023, जो कि मुझे लगता है कि आज के दिन प्रदेश में सबसे अट्रैक्टिव पॉलिसी है। हम लोग नई आईटी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। हम लोग जो लोग को वर्किंग प्लेसेस में आकर के काम करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। हम लोग डेवलपर्स को भी इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई आईटी पार्क बनाना चाहता है, और उसके साथ ही साथ डेटा सेंटर के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी हम लोग काफी अच्छे अट्रैक्टिव इंसेंटिव हैं। और इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आज के दिन इंदौर एक बड़ा इमर्जिंग टाउन हो गया है। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि ये हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर को आजकल टक्कर दे रहा है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे को छोड़ करके इंदौर में आ रही है। अभी एलटीआई माइंडट्री ने अपने यहाँ यूनिट स्टैब्लिश की, जो कि करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जो आपने कही कि विभागों के साथ क्या रोल रहता है, तो जो ई गवर्नेंस है आज के दिन किसी भी मतलब सिटीजन सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल हमारा जो घुसपैठ है वो हर विभाग में है। मतलब जो भी विभाग अपनी सर्विस की डिलीवरी अच्छे तरीके से करना चाहता है वो हमें अप्रोच करता है। और एक रहता था आरोप कि गवर्नमेंट में अक्सर बात कही जाती है कि डिपार्टमेंट साइलोज में काम करते हैं, तो आजकल जो डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है वो आईटी है, क्योंकि हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा है। और इस प्रकार से आजकल हम लोग सिटीजन सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं कि आपको यदि कोई एप्लीकेशन किसी चीज के लिए करनी है तो हमारे पास आपकी इनकम का डेटा है, हमारे पास आपकी कास्ट का डेटा है, हमारे पास आपकी प्रोफाइल है पूरी। आपको सिर्फ अपना एक आधार आईडी और एक समग्र आईडी देना है, और उसके बाद आपकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन, कोई जरूरत ही नहीं है हमें किसी इंफॉर्मेशन की, हम डेटा बेसिस से फेच कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इमीडिएटली आपका वेरिफिकेशन करके सर्विस डिलीवर कर देते हैं। तो आजकल आईटी से पेपरलेस, फेसलेस, मतलब ऑनलाइन बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से सर्विसेज डिलीवर हो तरीके से हर डिपार्टमेंट को जोड़ने का काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, और ये बेहद काबिल तारीफ है। जुड़ाव की बात हुई है तो प्रियंका जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कोलकाता की आप रहने वाली हैं, पढ़ाई लिखाई आपने डीयू में रहकर की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हुई हैं, फिर आपका यहाँ पर इस कैडर में, मध्य प्रदेश कैडर में आप आई, उसके बाद आपने जो आशा कार्यकर्ता थी उनके लिए बहुत सारा काम किया है। 3 स्टेट्स का अनुभव एक तरीके से मैं कह सकती हूँ आपके पास यहाँ पर है, तो क्या जुड़ाव आप पाती हैं उनसे, किस तरीके से वो विश्वास आप डेवलप कर पाती हैं उन महिलाओं के साथ? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत अच्छा चीज है कि हमारा मोर देन 50% का जो वर्कफोर्स है वो महिलाएं हैं। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, जैसे आप बता रहे, हर गांव में आपको आशा दीदी मिलेगी, और वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है जो गवर्नमेंट की योजनाओं को समुदाय तक ले जाती है। और उनके माध्यम से आप विश्वास नहीं करोगे, 32 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज है जो हम करते हैं, चाहे वो डेंगू मलेरिया के टाइम पे उसका टेस्टिंग हो, प्रेग्नेंट महिला का एम्बुलेंस प्रदाय में उनको सहायता करना हो, न्यू बॉर्न बेबी का होम विजिट हो, तो वो बहुत सारे काम करते हैं। इसके ऊपर का जो एक कार्डर है वो हमारा एएनएम है, वो भी महिला है। फिर हमारा एक और नया, हाल ही में प्रदेश में 10,000 का एक नया कार्डर आया है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। वो नेसेसरीली फीमेल नहीं है, लेकिन वो भी 80% बीएससी नर्सिंग के महिलाएं हैं। सो इन अ वे वी आर लीडिंग अ विमेन लेड वर्कफोर्स, और उनका एक नेचुरल, मैं बोलूंगी, झुकाव होता है स्वास्थ्य के प्रति, बिकॉज वो उसका दुष्प्रभाव क्या है वो जानते हैं। सो उनके माध्यम से जब हम आईसी काउंसलिंग करते हैं माओ के साथ, फैमिली प्लानिंग को लेके, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जो शायद गांव में जाके और कोई बात करे तो थोड़ा हेजिटेशन हो, लेकिन इन महिलाओं के माध्यम से, इनके ट्रेनिंग के माध्यम से जो मैसेज हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, जो सर्विस हम देना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। एंड आई फील कि वो हमसे भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, ताकि उनका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो मतलब सीधा संवाद रख सकते हैं। शिवशेखर शुक्ला जी, एक सवाल आपसे। हम जब घूमने का मन बनाते हैं छुट्टियों में तो हम कोशिश करते हैं शिमला चले जाएं, नैनीताल चले जाएं, मनाली चले जाएं। जहन में देर से आता है मध्य प्रदेश, आता है लेकिन देर से आता है। जबकि जब विभाजन हुआ, जो सबसे क्रीमी लेयर अगर मैं कहूं जंगल वाली या घूमने घामने वाली, वो तो मध्य प्रदेश के पास आई। लेकिन बावजूद इसके जब हम कंपेयर छत्तीसगढ़ से करते हैं, जब हम राजस्थान से करते हैं, तो कहीं दूर है सर, वो दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? जहन में देर से जरूर आता है, मगर जब आता है तो पूरा अंदर तक चला जाता है और फिर निकलता नहीं। फिर आता है कि टाइगर दिख जाए बस अब घूमते हुए कहीं। देखिए, मध्य प्रदेश एक अपने आप में अलग ही प्रकार का प्रदेश है। अगर मैं इसको समअप करूं
तो रॉ, रस्टिक, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो वो मध्य प्रदेश जगह है। और यहाँ पे हमारी जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, ज्यादातर डेस्टिनेशंस ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, पहली बात। दूसरी बात, मल्टी स्पेशलिटी। अगर आप नेचर की बात करें तो यहाँ पे वी आर द ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। वाइल्ड लाइफ की बात करें, वी हैव गॉट द मोस्ट थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश। वी आर द टाइगर स्टेट, वी आर द चीता, ओनली चीता स्टेट, वी आर लेपर्ड स्टेट, वी आर घड़ियाल स्टेट। टॉक ऑफ वाइल्ड लाइफ, वी आर नंबर 1। यू टॉक ऑफ हिस्ट्री, वी टॉक ऑफ हेरिटेज। आपको मालूम हो, शायद नहीं मालूम हो, मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो मध्य प्रदेश में है। 14 हेरिटेज साइट्स हैं यहां पर, और जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है। इसके अलावा हम तो 700 के ऊपर साइट्स का हम संरक्षण करते हैं, एएसआई और स्टेट आर्कियोलॉजी मिल करके। तो अब अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, अलग अलग लाइकिंग के लोगों के लिए, सबके लिए यहाँ सब कुछ है। अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हैं तो बुजुर्गों के लिए महाकाल जी बैठे हुए हैं दर्शन देने के लिए, ओमकारेश्वर जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं, देवियों के स्थान हैं, एक से बढ़कर एक। राम वन गमन पथ पे भी हम काम कर रहे हैं, कृष्ण पाथेय पे काम कर रहे हैं। सांदीपनी आश्रम में कृष्ण जी का शिक्षा दीक्षा हुई थी। ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी पधारे थे, उनके गुरुजी उनको वहां मिले थे। बहुत बड़ी एक स्टैचू उनकी लगाई गई है और एक बहुत सुंदर अद्वैत के ऊपर म्यूजियम वहां पे बन रहा है। तो बुजुर्गों के लिए यहाँ पर है। नौजवानों की बात करें तो एडवेंचर, आप टाइगर सफारी करना चाहें टाइगर सफारी करिए, जंगलों में घूमिए, कैंपिंग कीजिए, एक से एक सुंदर कैंपिंग साइट्स हमारे यहाँ हैं। एडवेंचर में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो स्काई डाइविंग जैसी चीज मध्य प्रदेश करवाता है पूरे देश में, अकेला प्रदेश ऐसा है। आप स्पोर्ट्स में आए, वाटर स्पोर्ट्स आए, एयर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज आए, लैंड बेस्ड आए, हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली चलती हैं। मैराथन्स हमारे यहाँ सारी डेस्टिनेशंस पे, चाहे पचमढ़ी हो चाहे खजुराहो हो, मैराथन्स होते हैं। बाइक रैलीज होती हैं, कार रैलीज होती हैं, तमाम प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। तो ये यंग लोगों को एंगेज करने के लिए है। बच्चों के लिए है तो दिल तो बच्चा हो ही जाता है मध्य प्रदेश में आकर के। तो कहने का आशय ये है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, और जैसे कि इस एड में अभी आपने देखा एसेंस कि एक जीवन काल में सारी चीजों को कवर करना यहाँ पे मुश्किल है, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। और ये एक्सप्लोरर्स पैराडाइज है, खास तौर से पोस्ट कोविड ऐसे लोग जो कि शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और आपाधापी जो होती है शहरों की और कंक्रीट जंगल से निकल के वापस सही जगह पे जाना चाहते हैं जहां वो अपने आप को खुद से डिस्कवर कर सकें, रिकनेक्ट कर सकें, देन मध्य प्रदेश इज द प्लेस। शुक्ला जी, एक और ये आपने बताया कि टूरिज्म के क्षेत्र में आप किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। टूरिज्म, पर्यटन के बारे में आपने बहुत सुना, आपके कई सारे इंटरव्यूज हैं, आपने वहां पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात की है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? जी, मैं उसी पे आ रहा था जो आपने प्रश्न किया। हमारा उद्देश्य सिर्फ टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम टूरिस्ट फुटफॉल तो बढ़ाएं, परंतु रिस्पॉन्सिबली बढ़ाएं, इस तरीके से बढ़ाएं कि कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकें। तो हम दोनों में बैलेंस बनाते हैं, और हमारी जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं आप अगर देखेंगे तो पाएंगे वो इसीलिए खूबसूरत हैं कि वहां पे आपाधापी नहीं है, अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है। आप भोपाल में अगर आए हैं तो आप देख रहे होंगे कहीं भी आपको जैम नहीं दिखा होगा ट्रैफिक में। दिल्ली वालों को तो ऐसा शहर मतलब देखे सपना है, तो वो सपना हम आपका यहाँ साकार करते हैं, और ऐसी खूबसूरती भी हमारे लिए सपना ही है। तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा पहले बताया कि एनवायरनमेंट को साथ में रख करके, दूसरा कम्युनिटी को कैसे हम टूरिज्म से जोड़ें। नॉर्मली ये माना जाता है टूरिज्म एक इलीट बिजनेस है, बड़े लोगों का खेल है, बड़े होटलों में रह करके बड़े पैसे खर्च करके। हमने यहाँ पे रूरल होम स्टेज बनाए हैं, गांव गांव में जा करके, और उनमें आप सीधे बुकिंग करके आ सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। गांव का अनुभव जो कि बिल्कुल एक सस्टेनेबल लिविंग का अपने आप में आपको नया एक्सपीरियंस देगा, वो हमारे रूरल होम स्टेज में कर सकते हैं, जहां कम्युनिटी सीधे टूरिज्म से जुड़ी हुई है और उसका लाभ भी उनको मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में इन सारे अवयवों पे हम काम कर रहे हैं, जो कि पूरे देश में एक लीडिंग स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश उभरा है, और इसमें बहुत हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तेजी से बढ़ा रहे हैं। निकुंज जी और प्रियंका जी, आप दोनों के विभागों से जुड़ा हुआ है सवाल, और दोनों के विभाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि आप माइनिंग भी देखते हैं, और पन्ना का हीरा हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी अंगूठी में आ जाए। मेरे पास अभी तक नहीं आया, मुझे लगता है यहाँ किसी एक के पास तो होगा ही होगा। है किसी के पास पन्ना का हीरा? नहीं है किसी, अब ले लेना है सारे जाके। तो पन्ना में माइनिंग होती है, और उस माइनिंग में सबसे ज्यादा काम महिलाएं करती हैं, लेकिन उन महिलाओं को बहुत
जो उस चीज को पूरी तरीके से समझती नहीं है कि किन प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए, क्योंकि इलीगल माइनिंग भी कहीं कहीं होती है। तो आप माइनिंग में उन महिलाओं को कैसे आप प्रोटेक्ट करें, और आप, क्योंकि आप एनएचएम मिशन देखती हैं, आशा वर्कर्स भी आपके साथ काम करती हैं प्रियंका जी, तो कैसे उन महिलाओं को शिक्षित किया जाए कि अगर आपको माइनिंग में काम करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, वरना मत करिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स तक वहां पर काम कर रही हैं मजबूरी में पैसे की, 2 चंद रुपए की। निकुंज जी, आपसे शुरुआत। देखिए, ऐसा है कि अब धीरे धीरे हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, और जैसा कि बात हुई रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल माइनिंग की भी बात चल रही है हर जगह, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल माइनिंग होनी है, सस्टेनेबल माइनिंग होनी है। और जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तो धीरे धीरे इतना क्रूड काम नहीं रह जाता है माइनिंग। बहुत सारा काम जो है वो आप जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से आप चीजों को डायग्नोस करते हो। आपको जो महिलाओं की जहां तक बात है, जो बात होती है कि महिलाएं ज्यादातर पॉलिशिंग वर्क में काम करती हैं, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज्यादा है। अभी महिलाओं की ये बात सही है कि जो भागीदारी है वो एक्चुअल माइनिंग में कम है। जो जैसे हम लोग जो मध्य प्रदेश, जो डायमंड तो किसी स्टेट में पाया नहीं जाता है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बट डायमंड की कंट्री लेवल पे भी माइनिंग कम है। हमारे यहाँ पॉलिशिंग का वर्क, प्रोसेसिंग का वर्क ज्यादा है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में कम होता है। बट हमारे यहाँ जो ज्यादा माइनिंग होती है वो कोल की माइनिंग होती है, हमारे यहाँ लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, हमारे यहाँ सैंड की माइनिंग होती है, और हमारे यहाँ बहुत सारे लेटराइट और इस प्रकार के बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं, उनकी माइनिंग होती है। तो महिलाओं, जब टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हो जाता है तो महिलाओं की भागीदारी में भी कोई किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं रह जाता। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी हो रही है, बट अभी भी काफी भागीदारी होना बाकी। देखिए, जहां तक हैजर्डस प्रोफेशंस की बात है, अकेले माइनिंग की बात नहीं करेंगे, बहुत ऐसे फैक्ट्री रिलेटेड जॉब्स भी हैं, अन्य जॉब्स भी हैं जहां पे जिसका इल इफेक्ट हेल्थ पे पड़ सकता है। यूजुअली देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस ज्यादा होती हैं। उसके लिए अभी प्रदेश में हम लोग सारे जिला अस्पतालों में COPD, जो पल्मोनरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स को ट्रीट कर सके, उसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं। कुछ ऐसे हैजर्डस इंडस्ट्रीज है जहां अगर पोल्यूटेड वाटर है तो उससे स्किन इन्फेक्शंस और अदर इश्यूज हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। देखिए, हमारा विभाग तो ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, वो सोशल हो सकता है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, सो देयर आर अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। लेकिन हाँ, जो आपने अच्छा सवाल पूछा कि वो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में 2 तरीके से काम होता है। एक है क्यूरेटिव, तो हमारे अस्पतालों में प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का मरीज आए और उनको हम उपचार दे सके, निःशुल्क अच्छा उपचार दे सके। दूसरा है प्रोमोटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, जिसका अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, और एक नया कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है जो कि बहुत अच्छा है, वो है वेलनेस। इट इज नॉट ओनली अबाउट हेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट वेलनेस। इसके लिए जो मैं बोल रही थी कि हमारे प्रदेश में अभी 10,000 ऐसे सेंटर्स हैं जिसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं। तो उस वेलनेस का अर्थ जो है केवल योगा करना नहीं है, केवल न्यूट्रिशन पे बात करना नहीं है, इस तरह का प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी मौसम स्पेसिफिक। एक समय है जब डायरिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, एक समय है जब हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा होता है, तो वो समय के हिसाब से वो बैठकें करना और कम्युनिटी को जोड़ के रखना। इसके लिए एक जन आरोग्य समिति का भी प्रावधान है, जिसमें सरपंच रहते हैं हमारे, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसके सचिव रहते हैं, सरपंच उसके अध्यक्ष रहते हैं। तो इस टाइप का जहां जहां हैजर्डस एक्टिविटीज होती है तो वहां पे इस टाइप का प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर और जोर देके हम लोग काम करते हैं। आपसे मेरा एक और सवाल होगा प्रियंका जी, अस्पताल मध्य प्रदेश के अक्सर चर्चा में तो रहते ही हैं, डॉक्टर्स को लेकर भी जो थोड़ी बहुत कमी आ रही है उस पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा चूहों को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, कई खबरें हमने सुनी है। उन फैसिलिटीज को, चूहों की जो बढ़ती संख्या है मध्य प्रदेश के अस्पतालों में, कैसे आप डील कर रहे हैं उसके साथ? ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और तकलीफ भी है, उन मरीजों को भी, उनके परिजनों को भी जो वहां आते हैं। देखिए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपग्रेडेशन की बात हमेशा ही जरूरी है और वो एक सतत प्रक्रिया है। एक तरफ हम नए अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी मेंटेन करके उसमें संसाधन और सब कुछ के साथ लेस करके उसको चलाना जरूरी है। लेकिन मैं जो मानती हूं कि इट इज नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है विच इज मैन पावर इंटेंसिव। हमारे पास अगर बिल्डिंग खड़े रहेंगे लेकिन उसके
उसको चलाने के लिए हमारे पास अमला नहीं होगा, क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, और केवल डॉक्टर की बात नहीं है, क्वालिफाइड स्किल्ड पैरामेडिक्स भी उतने ही जरूरी है। तो उनको प्रशिक्षित करके रखना, रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में होते नहीं है, होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रह के ट्राइबल एरिया में कार्य करें वो सबसे बड़ा चुनौती है। हर साल डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन टू रिटेन देम इन दी एरियाज वी नीड, इंदौर भोपाल में तो डॉक्टर्स हैं ही, लेकिन बैकवर्ड एरियाज में कैसे हम उनको रिटेन करें, इसके लिए सरकार की योजनाएं भी है। हम अलग से एडिशनल हार्डशिप अलाउंसेस देते हैं, और भर्ती हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोग सतत करते रहते हैं। शेखर जी, आप मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, आपने तो बहुत सारे वो देखे होंगे। आज की युवाओं को जब वो घूमने जाते हैं, मेरे भी दोस्त वगैरह सब जाते हैं, तो कहते हैं वहां चलो जहां हट मिले, चूल्हे की रोटी मिल जाए। वैसे उनको अगर गांव छोड़ दिया जाए तो शायद 4 दिन ना बिताएं, लेकिन जब स्टेकेशन करने जा रहे हैं तो उनको चूल्हे की रोटी चाहिए, बाजरा की रोटी चाहिए। तो नैनीताल में बड़े ऐसे जो हट हैं बड़े डेवलप हुए हैं। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई चीज डेवलप करी है कि जंगल सफारी करने जा रहे हैं, वहां ऐसा स्टेकेशन होना चाहिए जो प्रॉपर मध्य प्रदेश को दिखाए, नाश्ते में पोहे के अलावा और जलेबी के अलावा कुछ और दिया ना जाए, भैया पता चले कि मध्य प्रदेश आए हो। तो बिल्कुल आपने जो प्रश्न पूछा थोड़ा सा उत्तर मैंने पहले दिया था, और टेकिंग क्यू फ्रॉम वेयर प्रियंका लेफ्ट, वेलनेस सेंटर में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इसलिए हम बोलते हैं टूरिज्म मध्य प्रदेश में, टूरिज्म इटसेल्फ इज अ वेलनेस एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप जब आते हैं तो आप खुद ही तरोताजा आपको अपने को महसूस करते हैं। ये हमारी टैगलाइन भी रही है, लास्ट टाइम ने कैंपेन की थी। आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल नौजवानों के लिए सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले देखो अपना देश, और उसमें भी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में तो हमारे लिए क्योंकि दिल का मामला है, हृदय प्रदेश है, एंड वी आर द क्लीनेस्ट एंड वी आर द ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, तो व्हाई नॉट मध्य प्रदेश फर्स्ट। दूसरी बात, आप ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन में जाएं, आप खजुराहो जाएं, किसी भी नेशनल पार्क में जाएं, उसके आसपास थोड़ा सा रिसर्च कर लें। आसपास के गांवों में हमने अपने जनजाति भाइयों के मदद से, ट्राइबल्स की फैमिलीज के मदद से और ग्रामीण लोगों की मदद से उन्हीं के घर में बहुत कंफर्टेबल और हाइजेनिक होम स्टेज बनाए हैं, और वहां पर आप जब रुकेंगे तो उस परिवार के साथ ही आप चूल्हे पे बैठ के खाना बनाएंगे, उनके खेत में जाके सुबह सब्जी तोड़ेंगे, उनके बाग से फल तोड़ करके लाएंगे। दिल्ली के बच्चों को मालूम नहीं अमरूद तो खाया, अमरूद का पेड़ होता कैसे है, आम तो खाया, आम का पेड़ होता कैसे है। तो अब आइए मध्य प्रदेश में, आप देखिए, आपको सारे एक्सपीरियंसेस कराए जाएंगे। शाम को आपको वहीं गांव के पास के तालाब आप अपने फैमिली मेंबर्स जो सबको लेके गए हैं, वो हैरान हुए कि पापा ऐसा भी होता है, या कोई आपके रिलेटिव ऐसा भी होता है, आप जंगल वंगल में कहीं लेके गए? जी मेरी तो रोजी रोटी यही है, तो मैं तो करता ही हूँ, पर मैं तो पर्यटकों को आकर्षित करने का मेरा ज्यादा बड़ा जिम्मा है। मैं तो स्वयं करता ही हूँ, और उसको डेवलप करने में हम लोगों ने जितना ये दिमाग लगाया है कि वहाँ के सारे एक्सपीरियंसेस लोगों को मिले। गांव के पास के तालाब में जाके मछली पकड़ने से लेकर के, गांव के पास मंदिर में जाकर के शाम की कथा सुनने से लेकर, गांव में ही घर में ही आकर कला मंडलियों द्वारा वहां का लोकल जो फोक है, म्यूजिक है, उसका अनुभव करने से, ये सारी चीजें रूरल होम स्टेज के साथ जोड़ी हैं। ग्रामीण पर्यटन जो हमने शुरू किया है, वहां पर अगर हमारे यंगस्टर्स जाते हैं तो बिल्कुल रिचार्ज होके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिजुविनेट होके आएंगे। और निकुंज भाई की बड़ी कृपा है कि हमारे पूरे देश में, प्रदेश में बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो आप स्टेकेशन, वेकेशन जो आपको करना है, वर्किंग फ्रॉम होम की बजाय वर्किंग फ्रॉम हम दोनों को और हमारी टीम को सजेस्ट करेंगे कि आप इसके बाद छुट्टी मिले तो चले जाना। बिल्कुल, हमारी ओर से ओपन ऑफर है। कहाँ जाया जाए सर, आप बताइए एक डेस्टिनेशन में दिल्ली से जाना चाहूँ, शायद शिवानी भी अब छुट्टी लेने जा रही है और मैं भी छुट्टी लेने जा रही हूँ, मुझे बता दीजिए। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में आ जाइए, हर तरफ इतना कुछ मौजूद है। हमारे 5 एयरपोर्ट्स हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और खजुराहो। 2 और आ रहे हैं, दतिया और रीवा। पूरे स्टेट, इतना बड़ा स्टेट है, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में ओवरनाइट ट्रेन जर्नी करनी पड़ती है। उसको भी सरल सुगम करने के लिए हमने वायु पर्यटन सेवा अपने स्टेट की शुरू कर दी है। तो हमारे 8 जगह हैं, 4 ये जो मैंने 5 बताई प्लस 3 और रीवा, सिंगरौली वगैरह मिला करके आपस में एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गई हैं। आप जहां भी आए, इंदौर उतरे तो इंदौर से आप मांडू जाइए, वहां का आनंद लीजिए। बारिश में तो इतना खूबसूरत हो जाता है, बहुत रोमांटिक। मुझे लगता है सपना आगे हमें यहाँ से दिल्ली नहीं जाना चाहिए, यही हम रुक सकते हैं। मैं आपको इतने सारे आइडियाज दे दूंगा कि आप लोग भी नोट करते रहना। आपके अगले 2 महीने छुट्टियों के यही बीतेंगे। बिल्कुल। अब मांडू से आप महेश्वर जाइए, महेश्वर से ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग में थोड़ा सा श्रद्धा भी वहां पे अपनी देखिए। बुरहानपुर जैसा हमारा एक मिडिवल टाउन है, जहां पे जाएंगे तो आपको मिडिवल हिस्ट्री वहां पूरे देखने को मिलेगी।
फिर आप उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन कीजिए और इंदौर से फ्लाइट लेके वापस चले जाइए। जबलपुर आते हैं तो जबलपुर में तो पूरा उधर हमारा ग्रीन क्षेत्र है, सारे नेशनल पार्क, हमारे कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सब कुछ वहीं पे है। वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर नर्मदा जी हमारे प्रदेश में, उनकी कृपा है, अमरकंटक से निकलती हैं और क्रिस क्रॉस करती हैं। वहां पे हमारे जो मार्बल रॉक्स हैं जबलपुर के, वो दुनिया में अद्वितीय हैं। कहीं भी ऐसी साइट नहीं है जो मार्बल रॉक्स की साइट वहां है, जिसको अभी हमने पिछले वर्ष ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में जुड़वाया है। तो वहां के बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे। आप भोपाल आते हैं तो कहने ही क्या, भोपाल अपने आप में अकेला शहर है जहां पे 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आधे घंटे के डिस्टेंस पे हैं। सांची चले जाइए स्तूपा, वहां पे जाकर के शांति प्राप्त कीजिए। भीमबेटका चले जाइए, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट। जब पहली बार आदमी ने कुछ कला करनी सीखी, दीवार में बनाई, तो हमारे भीमबेटका में रॉक आर्ट का आनंद ले लीजिए। और भोजपुर के जो हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं, वर्ल्ड के बिगेस्ट महादेव जी बैठे हुए हैं वहां पर। और भोपाल तो इतना खूबसूरत है, मुझे थोड़ी देर में बहुत सारी जगहें हो गई हैं। मुझे लगता है सपना इसमें से हम चुन सकते हैं कोई। तो आप मेरे से बाद में बात करिएगा तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन, पहले पर्यटन के क्षेत्र जान लें। निकुंज जी, आईटी की आपने बात की, ई गवर्नेंस की आपने बात की, इसके अलावा माइनिंग में अगर देखा जाए तो हमने इलीगल माइनिंग का एक क्रूर चेहरा मध्य प्रदेश में देखा है। किस तरीके से इलीगल माइनिंग की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, और कैसे इलीगल माइनिंग को ट्रेस किया जाएगा? यह आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि मैं बात कर रहा था सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल माइनिंग की, और उसमें एक इलीगल माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको रोकना। और पिछले सालों में बहुत प्रयास हुए हैं, और ज्यादातर प्रयास वो आपने बहुत सारे आपने क्या किया कि चेकिंग पॉइंट्स करके आपने इसको चेक करने की कोशिश की, और इसमें हम बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे। मैं बताना चाहूंगा इसका जो सही तरीका है वो टेक्नोलॉजी को उपयोग करने का। और हम लोग आजकल, हमारे मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि भाई हर जगह आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। तो अभी रिसेंटली कुछ चीजें हम लोगों ने शुरू की और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगा रहे हैं। आपने अभी तक नाके देखे होंगे, बहुत सारे पुलिस के नाके होते हैं कि जहां लोग गाड़ी रोकी जाती है, टोल नाका होता है, आप चेक करते हैं। अब आपने देखा टेक्नोलॉजी के यूज के साथ फास्टैग शुरू हो गया कि आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपकी गाड़ी टोल पे करते हुए निकल जाएगी। उसी तरीके से मानव रहित हम स्टेट में हम करीब 100 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट स्टैब्लिश कर रहे हैं, और इसमें ये एआई बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कि एक आपके पास एक वीडियो कैमरा भी होगा, एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर होगा, एक आरएफआईडी रीडर होगा, और इसमें एक वेइंग सेंसर भी होगा। तो जो भी गाड़ी जाएगी उसको ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है। सो गाड़ी की इमेजेस ले लेगा, गाड़ी का वेट ले लेगा, गाड़ी का नंबर ले लेगा, और गाड़ी की जो हमने परमिट दिया उसका आरएफआईडी से रीड कर लेगा। तो हमारा डेटा सिस्टम बता सकेगा ये परमिटेड व्हीकल है या नहीं है, क्या सामान इस पे जा रहा है। और आने वाले समय में ये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं, आप एक्साइज है, आप फॉरेस्ट है, आप पुलिस है, कोई क्रिमिनल भाग रहा है, उसको भी आप इससे, क्योंकि ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक, और सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आदमी को रुकना नहीं है। तो जो आम आदमियों को असुविधा होती है, क्योंकि एक तो चोर जा रहा है और एक अच्छा आदमी जा रहा है, तो अच्छी चेकिंग के चक्कर में अच्छे आदमी को भी जो असुविधा का सामना करना पड़ता है वो नहीं। दूसरा, एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, आजकल जो मैं बात कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ये बड़ी अभी अंडर यूज टेक्नोलॉजी, इसका बहुत स्कोप है। और मैं एक्चुअली माइनिंग के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी देख रहा हूं। मैं माइनिंग में हम लोगों ने इसका यूज शुरू किया है, जिसमें कि हमारी जितनी भी माइन्स हैं हमने इसको जियो रेफरेंस कर दिया। अब हमें सैटेलाइट इमेजेस हमें टाइम सीरीज में मिलती हैं, हमें इससे पता चल जाएगा कि कौन सी क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी माइन नहीं है पर वहां माइनिंग हो रही है, और जहां माइन हमारा सैंक्शन है उसको हम ड्रोन वहां यूज कर रहे हैं, और ड्रोन से हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके ये भी बता सकते हैं कि यहां से इतना मटेरियल निकला पर जो रॉयल्टी पे की गई वो इतने की गई। तो ये जो टेक्नोलॉजी की मॉनिटरिंग है इसमें बड़ी एविडेंस है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है कि मैं आपसे कुछ मेरा बात हो गई तो मैंने आपको छोड़ दिया, और आपसे कुछ बात नहीं हो पाई तो मैंने आपको पकड़ लिया। कोई आरोप ये भी नहीं लगा सकता कि हमें गलत पकड़ा, सबके साथ हमारे साथ एविडेंस भी। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू में हम लोगों ने अपने सारे जो मैप्स हैं वो हम लोगों ने सब ऑनलाइन कर दिए, और आप अपना मतलब इसमें कहीं भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये सब चीजें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो माइनिंग में जो इलीगल माइनिंग है
उसको पकड़ने का जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। आईआईटीएन का ही दिमाग हो सकता है। देखिए आईटी अलग सेक्टर है और जो माइनिंग है वो अलग सेक्टर है, लेकिन दिमाग कैसे चलाया, दोनों को जोड़ दिया इन्होंने। अभी अगर इलीगल माइनिंग भी होगी तो उसको ट्रेस कर सकते हैं इजीली ऑनलाइन तरीके से। इसमें मुझे ये याद आया, इसमें जब कुछ गलत कोई करता तो कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, तो ये कंट्रोल रूम में बैठ के ऊपर वाला देख रहा है, ये वो ऊपर वाले हैं। तो अब कुछ अगर गलत हुआ तो ये ऊपर वाला देख रहा है, नजर उस पर है। प्रियंका जी, अभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे और हमारे एक सहयोगी हैं यहाँ के मनोज शर्मा, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात आपके बारे में बताई। हर बेटी के लिए पहला हीरो उसका पिता होता है। उन्होंने बताया कि प्रियंका जी हमेशा हर जगह जिक्र करती हैं अपने पिता का कि मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। इतनी लड़कियां बैठी हैं, जरा बताइए कैसे आप मतलब कहती हैं कि वो प्रेरणा है, ऐसा कैसे आपको पुश किया या यहाँ तक पहुंची हैं आप? थैंक यू। ये पर्सनल सवाल था, लेकिन खुशी है कि आपने ये पूछा। देखिए, बंगालीज में हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई पे तो जोर रहता है, वो बहुत कोई वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये फ्रीडम दिया कि आपको क्या चूज करना है वो आप चूज करें। यूजुअली क्या होता है, बंगाल में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बहुत ही ज्यादा क्रेज है। तो जब मेरे 10वीं के बाद अच्छे नंबर आए और मैंने बोला कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मेरे पापा ने नहीं रोका। एवरीबडी एल्स, बाकी सारे परिवार वाले सब ये पूछने लगे इसके नंबर खराब आए क्या, क्यों ये आर्ट्स लेके पढ़ रही है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इसमें मन है, मुझे आर्ट्स लेके पढ़ना है। सो ही अलाउड मी दैट। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे कॉलेज के बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली में करना है, बिकॉज आई वॉन्ट अ डिफरेंट फ्लेवर, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट। काइंड ऑफ मेरे पैर में चक्के लगे हुए थे, सो मुझे दिल्ली जाना ही था। दिल्ली जाने के बाद फिर मैंने बोला कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, मुझे जॉब भी करनी है। तो फिर मैंने जीई में खुद से कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू काम किया, उसमें भी उन्होंने मना नहीं किया। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। सो ही नेवर सेड नो। तो एक पिता का इतना भरोसा अपने बेटी पे कि इसको जो करना है ये करने दे। इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में इनके पिता के लिए और इनके लिए कि इनके पिता ने अगर फ्रीडम दी तो वो उसको गलत नहीं प्रूव कर रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तालियां फिर से। सो इसलिए मैं बोलती हूँ, और मुझे क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ रही हूँ वहां तो मैं बोलती ही हूँ। सो मैं ये बोलती हूँ कि माँ का साथ तो मिल जाता है, पिता का साथ मिल जाता है तो बच्चियां उड़ने लगती है। सो वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस एक सार्थक चर्चा के लिए। एक ऐसी चर्चा जो मध्य प्रदेश के उन कर्मयोगियों ने यहाँ पर दी है, जिसे आज पूरे देश ने यहाँ पर देश के सबसे बड़े मंच और सबसे सार्थक चर्चा के जरिए सुना है। लेकिन इस वक्त आप सभी मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल जी से वो मंच पर आए और हमारे सभी कर्मठ कर्मयोगियों का स्वागत करें। धन्यवाद उन्हें यहाँ पर दें जो कि मंच पर मौजूद यहाँ पर हैं। कर्मयोग अर्थात कर्म में लीन होना, शुद्ध हृदय से कार्य करना, और आप सभी मध्य प्रदेश के वो कर्मयोगी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में अपनी बेहद खास भूमिका निभाई है। तो भूत भविष्य की चिंता ना करके सिर्फ अपने कर्तव्य में कर्म में लीन रहे। सच्चे निष्काम कर्मयोगी से ही कहे जाते हैं जो बिना किसी लाभ हानि के अपना कर्म करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज इस सबसे बड़े मंच पर हमने मध्य प्रदेश के उन कर्मयोगियों को आमंत्रित किया जिसकी चर्चा मेरे सहयोगी शिवानी और सपना के जरिए सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार सभीयों को।